नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीज कृषि का आधार है और एक महत्वपूर्ण इनपुट है। बीज की गुणवत्ता को बनाना और देश के हर किसान तक पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य है। हमारे यहाँ फार्म पर विशेषज्ञों की पूरी टीम है, जिनकी देखरेख के अंदर फील्ड स्तर से लेकर यांत्रिकी में ये विधायन केंद्रों से लेकर पैकिंग कार्य से लेकर बीजों के भंडारण तक पूर्ण देखरेख के साथ ही बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख के अंदर बीजोत्पादन का कार्य किया जाता है और देश के हर कोने तक बीजों की मांग के अनुसार रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। अधिक पैदावार के लिए अच्छी गुणवत्ता का बीज होना आवश्यक है। सामान्यतः घर के अनाज से निकाले गए बीज की तुलना में प्रमाणित बीज बोने से 15 से 20% अधिक पैदावार प्राप्त होती है। अच्छे बीजोत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार से है। किस्मों का चयन क्षेत्र एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। किसान भाइयों, अनाज, दलहन, तिलहन फसलों की पृथक्करण दूरी अलग अलग होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए फसलों की बुआई करनी चाहिए। इसके बाद कृषकों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक, पुष्पावस्था, फसल पकने की स्टेज पर निगम एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था के तकनीकी अधिकारियों द्वारा फसल का पंजीकृत प्रक्षेत्रों का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों, आइसोलेशन दूरी, खरपतवार व अन्य किस्मों के पौधों को निकालने के निर्देश दिए जाते हैं। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें फसलों की कई अवस्थाओं में इसे किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर, फूल के समय फूल का रंग, पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन कटाई के पहले बालियों का रंग देखकर करते हैं। बीजोत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार की प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिस खेत की फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व थ्रेसर को अच्छी तरह से साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं और बीजों की श्रेणीकरण के बाद बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा बीज को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में सही पाए जाने के बाद बीज को उपचारित करके बीजों के प्रकार के अनुसार टैग लगाकर पैकिंग की जाती है। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के किसान भाई फूलों का बीज उत्पादन करके भी अच्छी आय कमा सकते हैं। हमारे केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के अंतर्गत विभिन्न फसल प्रजातियों के बीजोत्पादन के अलावा किसानों की मांग को देखते हुए विभिन्न प्रकार के फूलों का बीजोत्पादन का कार्य भी यहाँ पर किया जाता है। विभिन्न देश की जो जानी मानी विश्वविद्यालय हैं, IARI है, वहाँ से नवीनतम फूलों की किस्मों को यहाँ लाकर उच्च सस्य वैज्ञानिक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए यहाँ पर मुख्य रूप से मैरीगोल्ड, क्राइसैंथेमम और कैलेंडुला का बीजोत्पादन किया जाता है और आसपास के किसान इन फूल के बीजों को हमारे यहाँ से लेकर जाते हैं और अपने खेतों में लगाकर वो कम लागत के अंदर अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करके संपन्न हो रहे हैं। किसान भाइयों, अब मिलते हैं एक बीज उत्पादन अधिकारी से और जानते हैं बीज प्रोसेसिंग के बारे में। इस समय प्रोसेसिंग प्लांट पर बीज विधायन का कार्य चल रहा है। वर्तमान में पैडी IR64 का विधायन कार्य चल रहा है। हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, जिनसे जैसे प्री क्लीनर, ग्रेविटी सेपरेटर और इस ग्रेडर और इंडेंट सिलेंडर से उच्च गुणवत्ता वाला बीज किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। और पैकिंग का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। जैसे ग्वार HG2-20 में पैकिंग का कार्य चल रहा है और 4 किलो पैकिंग का सीड हम उच्च गुणवत्ता वाला किसानों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मौसम में हम करीब 3600 हेक्टेयर में बीजोत्पादन करते हैं, जबकि खरीफ में
करीब 1200 हेक्टेयर में बीजोत्पादन का कार्य किया जाता है। देश के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए हम गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन करते हैं, जिससे किसानों को अच्छे से अच्छे ज़्यादा उत्पादन के बीज मिल सके और उनकी आय बढ़ सके। परंपरागत खेती से उब चुके किसानों ने अब सब्जियों की खेती की राह पकड़ ली है और वो सफल भी हो रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर और मांझी में रहने वाले प्रगतिशील किसान शिव नारायण साहू, जो कि बाजार मांग को देखते हुए सब्जियों की सफल खेती करते हैं, इस बार इन्होंने गाजर की खेती की है और इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी मिल रही है। तो चलिए जानते हैं इनके अनुभवों को। कृषि के क्षेत्र में रांची का और मांझी नित्य नए कार्य करता रहा है। इसी क्रम को गति प्रदान कर रहे हैं शिव नारायण साहू। खेती की जहां तक बात है तो इनके यहाँ आलू, फूल गोभी, मटर, बेबी कॉर्न, खरबूज व अरहर की खेती हो रही है। वहीं पशुपालन के अंतर्गत बात करें तो इनके पास लगभग 350 गायों का डेयरी उद्योग भी चलाया जा रहा है। फिलहाल अभी इस किसान ने गाजर की खेती की है। जिस फील्ड में हम लोग खड़े हैं वो झारखंड राज्य के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के गांगू टोली एक गांव है, उसी जगह मैंने गाजर का खेती कर रहे हैं, किए हुए हैं। अब वो हार्वेस्टिंग का भी समय आ गया है और मैं आज सभी दर्शक को बताना चाहता हूँ कि ये गाजर का खेती हमने अक्टूबर का अंत में नामधारी बीज लगाए थे। 1 एकड़ में लगा हुआ है और इसकी पैदावारी लगभग 250 से 300 बोरी के आसपास होता है। बाजार के डिमांड के अनुसार, बाजार के मांग के अनुसार मैं प्रयास करता हूं कि वो सामान बाजार में आए। इस किसान ने गाजर की खेती 1 एकड़ खेत में की है और गाजर के साथ में धनिया को भी अपने खेत में लगाया है और उसको बेचकर अतिरिक्त आय ले चुके हैं। खास बात यह है कि गाजर की खेती पूर्ण रूप से जैविक विधि से करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ता और स्वाद भी अच्छा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाजर के खेती करने से पहले अक्टूबर माह में लगभग 20 ट्रैक्टर गोबर मैंने इसमें डाला था प्रति एकड़। कि गाजर का खेती में बहुत मामूली खर्च है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है और चूँकि ऑर्गेनिक है इसलिए किसी चीज़ को और देने की ज़रूरत नहीं है। केवल बीच बीच में जिसमें पानी का कमी होता है केवल पानी दिए हैं और गाजर अभी हमारे पास बाजार में हम लोग बेच रहे हैं। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती करने में अपनी स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जो भी गाजर उपभोक्ता होंगे उनकी भी स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए गाजर का खेती करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस गाजर की खेती में जो मैंने धनिया लगाया वो धनिया लगभग 45 दिन के अंदर धनिया का खेती तैयार हो जाता है और धनिया को 45 दिन में जब निकालने लगते हैं तो साथ साथ में धनिया निकालने के साथ साथ में जो भी खरपतवार रहता है वो भी निकाल लेते हैं और बिल्कुल गाजर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और इस धनिया को बाज़ार में चूँकि ये बहुत पतला रहता है, जहाँ तहाँ रहता है, इससे इसकी बुआर जिसको बोला जाता है बूदा बड़ा बड़ा बन जाता है जो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और नतीजा ये होता है कि इसकी बाज़ार में इसका डिमांड ज़्यादा होता है। पतला धनिया का जो गाछ रहेगा उसकी डिमांड कम रहेगा, लेकिन जो मोटा पौधा रहेगा उसकी डिमांड बाज़ार में रहता ज़्यादा है और इसका वजन भी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा कि धनिया का 1 एकड़ खेती अगर करें और उसमें गाजर खेती करें और धनिया लगा दें तो लगभग बाजार धनिया का रेट 40-50 रुपये किलो रहता है। तो इस साल बढ़िया रेट मिला, 40 रुपया से 35 रुपया तक हमको मिला था। तो 70-80 हज़ार रुपया का हम धनिया का पत्ता बेच लिए। मैंने गाजर के अलावे आलू का खेती भी करता हूँ। आलू अभी जो सुनने को आ रहा है अन्य राज्यों के अलावे झारखंड में भी आलू का खेती बहुत ही खराब हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं करीब 2 एकड़ में भी आलू खेती किया हूँ और कोई भी किसी भी तरह का बीमारी नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त नहीं है। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं कि इस किसान की 1 एकड़ गाजर की फसल में होने वाले खर्च के बारे में। तो इस किसान ने खर्च और लाभ के बारे में इस प्रकार से बताया।
इस साल गाजर का रेट बहुत ही अच्छा है और बढ़िया मिल रहा है। मैंने 30 रुपया किलो से शुरू किया था, अभी भी 20-22 रुपया और 23 रुपया किलो बिक रहा है गाजर। और अच्छा रेट मिलने के कारण 1 एकड़ में लगभग 200 क्विंटल के आसपास गाजर हो रहा है। और रेट बढ़िया मिलने के कारण अगर बाज़ार में मैं एवरेज भाव 20 रुपया का भी रखता हूं तो लगभग 4 लाख रुपए की गाजर का बिक्री होगी। लेकिन इसमें लगभग 75 से 80 हज़ार रुपया खर्च आता है, जिसमें बीज है, सिंचाई है, निकौनी है और ये वगैरह वगैरह में बाज़ार तक बेचने की खर्चा है, ये वगैरह वगैरह में करीब 70 से 80 हज़ार रुपया खर्च आता है। बाकी सब शुद्ध मुनाफा है। हम समझते हैं कि इस गाजर की खेती में मिनिमम सारा खर्चा काट के प्रति एकड़ 3 लाख के रुपया के आसपास में, चूँकि ये साल गाजर का रेट बहुत अच्छा है इसलिए 3 लाख रुपया के आसपास में आ जाएगा। अगर ख़राब भी स्थिति वर्स्ट पोजीशन भी रहता है तो गाजर में कम लागत में 1.5 से 2 लाख रुपया तो प्रॉफिट होना ही होना है। गाजर का खेती करने में किसानों को अच्छा बेनिफिट होता है। इस तरह से गाजर की खेत मैंने ऑर्गेनिक किया है और ऑर्गेनिक करने से लाभ ये है कि अपने खाने के साथ साथ जो भी बाज़ार में हमारे बंधु इस गाजर को परचेज करेंगे उनकी स्वास्थ्य को भी देखते हुए किसी तरह का कोई हानि नहीं हो, इस तरह का मैं प्रायः खेती किया करता हूँ, जिसमें गाजर, गोभी, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, बेबी कॉर्न इत्यादि का मैंने सारा चीज़ का अपने खेती में समाहित किया है और सारा ऑर्गेनिक खेती में करता हूँ और लगभग मैं 50 साल से खेती का काम कर रहा हूँ। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लहसुन की फसल लगाई है उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो इसके लिए इस समय कुछ कार्यों को करना जरूरी है, तभी आगे चलकर इस फसल से अधिक पैदावार मिल पाएगी। तो आप लहसुन की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं डॉक्टर दिनेश यादव से। किसान भाइयों, आज अपने लहसुन की चर्चा करेंगे। लहसुन एक नकदी फसल है, इसके कृषिकरण करते समय ध्यान रखना चाहिए। लहसुन की बुआई करने के बाद में आप इसमें ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार तो नहीं है। खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण हेतु लहसुन में निराई गुड़ाई का भी एक अहम बिंदु है। लहसुन में जब निराई गुड़ाई करते हैं तो वायु संचार एक अच्छी तरह से हो जाता है और ज़मीन में जीवांश युक्त जो खाद पड़ी रहती है वो उसको जो सूक्ष्म जीव होती है वो ज़्यादा कार्यशैली से सड़ा के और उसको खाद के रूप में बदल देते हैं। इससे क्या होता है कि उस पौधों में जड़ों का विकास अच्छा होगा और उस पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी तरह से होगी और जितनी अच्छी वानस्पतिक वृद्धि होती उतना ही उस खेत में बल्ब या लहसुन का आकार बनेगा और उसमें अल्टीमेट उत्पादन बढ़ेगा। सिंचाई प्रबंधन। लहसुन में प्रथम सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करें। इसके बाद हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार समय समय पर करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। बुआई करने के बाद में इस एक ध्यान और रखना चाहिए, क्योंकि ये जमीन में तैयार होने वाली सब्जी है तो इसमें पोटास की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। पोटास आपको पहले ही खेत की बुआई के समय इसके डालना आवश्यक है। खड़ी फसल में पोटास नहीं डालना चाहिए। किसान कभी कभी गलती कर बैठता है, पोटास बेसल में डालता है और खड़ी फसल में डालता है, वो एक गलत तरीका है। अगर आपको बाद में डालना है तो उसके लिए पोटास का दूसरा रूप आ गया जिसको घुलनशील पोटाश बोलते हैं, NPK 19-19 में, उस रूप में आप डालेंगे तो उसकी कमी की पूर्ति हो जाएगी। खड़ी फसल में जो आप देख रहे हैं लहसुन है, यहाँ घुलनशील खाद का हर 15 से 20 दिन में एक छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से अपने को ज़्यादा फायदा होगा। लहसुन को नुकसान करने वाला प्रमुख कीट है रस चूसक थ्रिप्स। यह एक लहसुन का प्रमुख नुकसानदायक कीट है। यह आकार में छोटा होता है। इसके प्रौढ़ पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमीथोएट 1.5 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। एक इसमें बीमारी आती है जिसके पत्ती पे धब्बे होने वाली। किसान भाई अपने खेत में भी खड़े होके देखें, अगर प्रकोप है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें
या खुद भी देख ले पत्ती पे धब्बे हैं या पीली पीली पड़ रही है पत्ती, ऊपर की जो टिप्स होती है वो सूख के नष्ट हो रही है, तो उसमें निश्चित रूप से आपका कोई बीमारी लगा है। तो इसके नियंत्रण हेतु आप कार्बनडिजम दवा या मैनकोजेब दवा, मैनकोजेब से आपका ठीक उपचार हो जाएगा। एक टंकी में 30 ग्राम डाल के साथ में जो मेलाथिन होती है 50 सीसी, उसका आप 1.25 ml 1 लीटर पानी में डाल के उसका नियंत्रण करेंगे तो आपकी जो फसल है वो कीट रहित और व्याधि रहित हो जाएगी। इस तरह से आप नियंत्रण करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है जिला सवाई माधोपुर के चंद्रजीत राठौड़ ने। आपने दुधारू पशुओं में लंगड़ी बुखार की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज किसान भाइयों हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्लैक क्वार्टर यानी चुरका रोग, जिसको हम एकटंगिया भी बोलते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी का आने का कारण वही है कि जानवर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का कारण इसलिए है कि जानवर को साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता है, गर्मी के समय में पानी उपलब्ध नहीं रहता है, हरा चारा नहीं रहता है, तो जानवर खाने और पीने से, और इतने में ही अगर बरसात हो जाए तो जानवर पिट जाता है बरसात से, जिस कारण से उसको ये बीमारी ग्रस्त हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण आने से कैसे पता चलेगा कि बीमारी एकटंगिया या ब्लैक क्वार्टर हमारे पशु को हो गया है? तो सबसे पहले जानवर लंगड़ाना शुरू करता है। लंगड़ाते लंगड़ाते फिर वो एक जगह बैठ जाता है और फिर वो चल फिर नहीं पाता है, उसे तकलीफ होती है, दर्द होता है चलने में, उसे बुखार भी आता है। बुखार आने के साथ साथ जानवर खाना पीना भी बंद कर देता है। पिछले पैरों में खास तौर पर जांघ के जोड़ में वहाँ जो मांस रहता है उसके मांस के अंदर वो बैक्टीरिया पनपता है, और वो क्योंकि ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, जानवर की मसल्स के अंदर चमड़ी के भीतर बैक्टीरिया पनपता है, जिससे गैस बन जाती है। गैस बनने के कारण जानवर के पैर में सूजन आती है हल्की बहुत, जो नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर अपन जानवर लंगड़ाता है तो हम उसके ऊपर जब सूजन के ऊपर हम दबाएंगे तो चुर चुर की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि अंदर बुलबुले एक जगह से दूसरी जगह हो रहे हैं और फूट रहे हैं। इस तरह का रोग है ये। किसान भाइयों, वैसे ये रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु ये रोग गाय में ज़्यादा पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आप कैसे करें इसका उपचार, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी में का इलाज संभव है, और आप 24 घंटे के अंदर लक्षण आने के बाद हमको जब समझ आ जाए कि बीमारी हमारे जहाँ पशु को कौन सी बीमारी हो गई है, तो इस वजह से हम जल्दी से अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कर ऑपरेशन के द्वारा जिस जगह उसके घाव रहते हैं वहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन का इंजेक्शन अगर लग जाए तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये जानलेवा नहीं है बीमारी, अगर समय पे इलाज मिल जाए तो गलघोटू से इसका प्रभाव कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, पशु के जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा न लगने पाए, और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से ज्यादा दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। बस हमें उस पशु का उस अवधि के समय ध्यान रखना है, और बाकी के जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उनसे उस पशु को अलग रखना है, और उसके आसपास के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अपने फार्म के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना है, और विशेष तौर पे हमें इसका टीकाकरण जो है ब्लैक क्वार्टर के साथ साथ हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी कि गलघोटू, दोनों का टीके लगभग एक ही समय पे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चारे की उपलब्धता कम हो जाती है, इस वजह से हमें अपने पशुओं को अलग से दाना देना है। दूसरी बात, अगर उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे हमें बनाए रखना है तो हमें उसको विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट ये देने पड़ेंगे साथ साथ,
जो मिनरल मिक्सचर वगैरह आते हैं आपके बाज़ार में, ये B2D3, और अपन चाहें तो कुछ अंकुरित उसको दाने भी दे सकते हैं जिससे उसको विटामिन E वगैरह मिले, तो वो मिल जाए तो जानवर के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। किसान भाइयों, टीकाकरण कराते समय ध्यान रखें कि 6 महीने से कम उम्र के पशु को लंगड़ी बुखार रोग का टीका न लगवाएं और रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाना चाहिए। रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए और चूने का छिड़काव करें एवं पशु का उपचार पशु चिकित्सक से प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। इसी के साथ आशा करता हूं कि छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हुए किसान भाइयों मुझसे लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट रोगों का करे समय रहते नियंत्रण। स्वीट कॉर्न की खेती किसानों के लिए है लाभकारी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।